सबसे पहले तो मेरे गुरु समझिए आप, चाहे राजनीति के, उनकी जो मैं आज लोग मुझे कहते हैं काफ़ी लोग कि आप डूडी साहब के वो काम है। मैं कहा देखो, मैंने आज तक उनको व्यक्तिगत काम मेरा लेकर के नहीं गया हूँ। मैं जो उनकी काम करने की स्टाइल है जी, और या जो वो काम करते हैं, आज भगवान से फिर प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करें। मेरी माँ ने कैसे पढ़ाया मेरे को, मैं इतना तकलीफ देख करके आज भी किसी को देखता हूँ तो इसके पीछे की कहानी सोचने लग जाता हूँ कि ये इतना तकलीफ में तो इसके क्या होगी। उस दृश्य मेरे को याद करके मैं काम करता हूँ। तो हमने तो देखा उन परिवारों को, उसको ही देखते हुए कि ये कैसे पापड़ बट के मजदूरी का काम करके फिर कर्जा उतारते हैं। खाना सिर्फ मैं ये कहूँगा, शादी एक दिन की होती है, बिल्कुल सड़क भड़क जो भी होती है, वो कर्ज जो है ना, वो कई दिन तक वो चाहे बच्ची हो या उसके परिवार वाले हो चुकाते रहते हैं। उसको खत्म करने के उद्देश्य से 2001 में हमने ये तय किया कि हम सिर्फ 5,000 रुपये लेंगे आपकी बच्ची का, अगर और लगेगा तो हम लगाएंगे, बच गया तो आपको दे देंगे। हमने ये प्रण लिया कि हमारे 20-21 जो बुजुर्ग थे, युवा थे हमारे साथ, ठीक है, उनके साथ हमने रंगरेज समाज सेवा समिति बना करके सन 2001 में पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन का आगाज किया। नमस्कार, लॉ एंड एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से ऐसे लीडर्स से बात करते हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों से, अपने जज्बे से समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाया। आज हमारे साथ रमजान रंगरेज जी हैं, जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, बल्कि कांग्रेस की राजनीति करते हुए भी अपना एक मकाम स्थापित किया। तो रमजान जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपसे हम इस विषय में बात करेंगे कि किस तरह से आपने समाज को, जो कि आपका रंगरेज समाज है या माइनॉरिटी है, उसके विकास के लिए आपने अपनी भूमिका निभाई। आपका पूरा का पूरा जो एक क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, राजस्थान के स्तर पर आप काम कर रहे हैं, रंगरेज समाज के लिए राजस्थान स्तर पे काम कर रहे हैं, वहीं आप कांग्रेस की राजनीति में भी लगातार सक्रिय हैं। तो सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये संघर्षों का ये पथ चुना और किस तरह से आप आगे बढ़े। सबसे पहले मैं आपको लॉ एंड एक्सप्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो आपने आज मुद्दा चुना है जी, बहुत ही संवेदनशील के साथ साथ ये देश हित में भी मुद्दा है जी। और उस मुद्दे पे आज मुझे इसमें बुला करके आपने जो मेरे विचार लेने की जो टाइम दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। पहले तो शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से करीबन 20 साल पहले कुछ समाज में बदलाव करने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों न समाज को एक आर्थिक विकास हो, ताकि हम अपने समाज में आर्थिक विकास होगा तो हम शिक्षा में पैसा लगाएंगे, ठीक। शिक्षा में होगा तो हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा होने के बाद अगर जागृति आएगी समाज में, तो हमारे देश में भी मुकाम हासिल करेंगे। तो अगर हमारे पास, मैं कहूँगा कि दो पहलू है जी। एक तो सामाजिक काम करने के लिए राजनीति का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। उसके बिना राजनीतिक सहयोग कह दीजिए उसको, चाहे या राजनीतिक जो योजनाएं सरकार की आती है, बिल्कुल, वो उसके बिना हम अधूरे हैं। बिल्कुल। तो उसमें जब मैंने सबसे पहले मैं राजनीति से जुड़ा था, ठीक है। तो राजनीति में जुड़ने के बाद मैंने जब राजीव गांधी यूथ फेडरेशन बनाया, ये आपका बहुत बड़ा तो मैं राजीव गांधी जी की जो हमारे देश के युवाओं के प्रति थी, तो मेरी सोच उन्हीं के साथ साथ युवाओं के प्रति वो सोचते थे, मैं भी नौजवान हूँ, मेरा भी एक सपना है। उसी को हमने आगे बढ़ाने के लिए जी, कि हम समाज का भला कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने समाज में एक आर्थिक विकास के लिए सामूहिक विवाह, ठीक है, सम्मेलन का हमने आगाज किया, रंगरेज समाज का, बिल्कुल। तो हमने देख करके जब आगाज किया तो काफी समाज वैसे तो बीकानेर में करते आ रहे हैं, ठीक है, उनको देख करके हमने कुछ उसमें से और कमियों को हमारे समाज में जो थी, ठीक है, चाहे नशे के खिलाफ हो, हमने काफी उसको भी बढ़ावा दे करके जी कि जो कुरीतियां है उनको कैसे खत्म किया जाए, दहेज प्रथा है, चाहे नशा है, उसको कैसे खत्म किया जाए। तो हमने ये प्रण लिया कि हमारे 20-21 जो बुजुर्ग थे, युवा थे हमारे साथ, ठीक है, उनके साथ हमने रंगरेज समाज सेवा समिति बना करके सन 2001 में पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन का आगाज किया। मतलब आज से करीबन 23 साल पहले सीताराम भवन में। अच्छा, ठीक है। तो फिर दूसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन हमने 1 साल बाद किया 2003 में, ठीक है, वो भी रंगरेज समाज का, जिसमें हमने
जोड़े शामिल हुए जी, और वो भी सीताराम भवन में। ठीक है। अब जब हमें जरूरत पड़ी कि आज हमारे पास भवन नहीं है, जब आयोजन करते जब किसी चीज की जरूरत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने अपने समाज का क्यों ना एक भवन हो जी, उसी सोच के साथ मैंने एक मीटिंग में कह दिया कि हम समाज के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो उसी जज्बे के साथ हमें सरकार से निःशुल्क हमें पट्टा, जब यूआईटी चेयरमैन बने 2003 में, जी, तो ये सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हमें समाज के लिए उस वक्त जमीन यूआईटी मिली। चेयरमैन से सोमचंद सोमचंद सिंह जी, जी, ठीक है। तो आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी, जी, कि आज 23 साल हो गए, जिसमें लगभग मैं 8 बार अध्यक्ष हूँ और आज वर्तमान में भी बीकानेर रंगरेज समाज का अध्यक्ष हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये हमें उसके पता है साथ कि- साथ राजस्थान और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी कुछ मौका मिला है जी, काम करने का। उन्होंने हमारी जो बातें हैं या काम है उनको देख कर कि मैं आज चाहे उनको नहीं पहचानता, लेकिन काम जो है, व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, लेकिन काम हम जो फोन माध्यम आज ऐसा है, जी, जी, उसके माध्यम से हम सरकार की योजनाएं क्या क्या है, समाज में क्या तकलीफें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो आप काम कर रहे हैं वो रंगरेज समाज का है। रंगरेज समाज जो हमारा है, अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन, उसमें मुझे सचिव बनाया गया है। अच्छा, आप सेक्रेटरी हैं जी, ठीक है, उसके साथ साथ मुझे मध्य प्रदेश का भी प्रभारी बनाया गया ठीक है, रंगरेज समाज का। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए समय सबसे बड़ी चीज होती है। जी, जी, मैं 23 साल से जब से था, मैंने चाहे कैसा भी समय रहा हो, मैंने अपना समय निकाल करके कुछ युवाओं को और पूरे हमारे जो समाज के बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से रंगरेज समाज के आज 12 सामूहिक विवाह सम्मेलन हम आयोजित कर चुके हैं। जी, 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 तो अभी 23 जून को गत इसी साल 24 में हमने आयोजन किया। तो कोरोना काल में 2-3 साल हम पिछड़ गए। जी, जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये परिणति, ये समाज की जो रीति है, जी, उसमें और कुछ सुधार हो। कम खर्च में कैसे कर सकते कम हैं, खर्च में कैसे सरकार की जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं उनको समाज तक कैसे पहुंचाए। ठीक बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक जो मेरा 20 साल में संघर्ष था, उसको मैंने समाज को समर्पित किया है। जी, जी, मैं ये एक एहसान नहीं बता रहा हूँ, हाँ, मेरी एक सोच बता रहा हूँ, और इसी सोच के साथ अगर प्रति व्यक्ति कोई राजनीति जो कर रहा है, जी, जी, चाहे वो माइनॉरिटी समाज से है, चाहे बहुसंख्यक समाज से है, ये जी, नहीं, जी, जी, वो अगर समाज के हित में अच्छे काम करेगा तो हमारा देश सबसे पहले मजबूत होगा। नहीं, यही वजह है रमजान जी कि ये जो कार्यक्रम है द चेंज मेकर्स, इसमें आपको बुलाने के पीछे हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो भी ये है कि आज के समय में जब लोग राजनीति अपने हित के लिए करते हैं, अपना घर भरने के लिए करते हैं, टिकट मांगने के लिए, पद के पीछे दौड़ने के लिए करते हैं, ऐसे समय में आपने राजनीति तो की, राजनेताओं से आपके संपर्क भी थे, जैसा कि हम लोगों को जो फीडबैक है उसमें हमें तो यहाँ तक पता है कि चाहे राष्ट्रीय राजनीति में अहमद पटेल का नाम हो, चाहे जयपुर की राजनीति में अशोक गहलोत जी का नाम हो, चाहे बीकानेर की राजनीति में रामेश्वर डूडी का नाम हो, ये सभी लोग सिलसिलेवार आपको न सिर्फ पहचानते हैं, मानते हैं, बल्कि भीड़ में से भी आपको कई बार बुला करके कहते हैं कि भाई रमजान भाई तुम इधर आओ, अपनी बात बताओ, आपको क्या करना है। क्योंकि उनके मन में भी ये है कि रमजान रंगरेज कभी अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम नहीं करता, समाज के हित के लिए काम करता है। और ये जो आपने संकल्प किया है, इसी वजह से ये दो चेंज मेकर्स है, इस कार्यक्रम का मंतव्य ये है कि जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे लोगों से हम बात करें। तो इसमें कांग्रेस की राजनीति आपने की, और कांग्रेस में आप शहर कांग्रेस में शायद आप महामंत्री या इस पद में भी रहे, और ओबीसी प्रकोष्ठ भी आपने इसमें देखा। तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव शुरू से ये रहा कि चाहे हमारे कांग्रेस राजीव जी के नाम से भी अपना राजीव गांधी यूथ फेडरेशन है, शुरू से ये रहा कि क्यों ना हम किसी प्रतिभाओं को सम्मानित करें जी। चाहे हमारे बीकानेर रतन नाम से 400 से कुछ लोगों को हर क्षेत्र में, चाहे समाज कितने लोगों का 400 से प्लस। अच्छा, ठीक है, 400 लोगों का सम्मान 3 बार किया गया है। ठीक है, जिसमें बीकानेर रतन हमने सबसे पहले किया था धर्मशाला 2005 में, फिर 2008 में जी, फिर 2013 में। ठीक है। फिर उसके बाद हमें बीकानेर की जितनी हस्तियां थी हम सबको तराश चुके थे जी। यहाँ तक कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मंत्री जी हैं, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब जी, उनको भी हमें इनको सम्मान करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो सर बहुत से लोग, क्योंकि वो तो बीकानेर से थे, बिल्कुल। तो जब वो गोल्ड मेडल लेके आए तो मैं उनके ताऊ जी से मिला, उनका बायोडाटा लेकर के हमने वो सम्मान लेने के लिए धर्मशाला मिलता है कि आपने क्या वो आज हमारे देश में काम कर रहे हैं, बड़ी भूमिका है उनकी। तो आज हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए करते हैं कि उनकी जो सोच है, उन्होंने जो संघर्ष करके देश का नाम रोशन किया है जी। तो मेरी ये सोच है कि राजनीति के माध्यम से समाज को हम किस तरह से दिशा दे सकते हैं या काम कर सकते हैं, उसी सोच के साथ मैं आज काम करता हूँ। चाहे मुझे कोई छोटा काम किसी ने कह दिया तो मैं अपने आप को उसमें ये नहीं समझता, काम करना है ये।
अगर ऐसी धारणा हर एक व्यक्ति कर ले समाज के काम के लिए, बस फर्क इतना ही है कि अपने उसको खुद को स्वार्थ की भावना छोड़नी पड़ेगी। स्वार्थ, खुद का स्वार्थ। मैंने 5 रुपए की रसीद आज तक समाज की नहीं काटी है। भवन का जो हमारे सामुदायिक भवन है उसमें चाहे हमारे सांसद महोदय गोपाल जी जोशी हो, चाहे धर्मेंद्र हो रहे हो, और ये अलग बात है कि हमारे डूडी साहब यहाँ सांसद 2003 के बाद नहीं रहे, तो यह मौका नहीं मिल चुका, लेकिन हमारे विधायक डॉक्टर बीडी कल्ला साहब हो, गोपाल जी के 2 बार कार्यकाल से हो, तो हमें बहुत पूरा सहयोग रहा है पार्टी का। तो ये जब कहते हैं ना कि राजनीति का कैसे फायदा मिल सकता है, तो मेरी एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा यार आप धर्मेंद्र का क्यों विरोध कर रहे हो, आपका कोई काम है तो बताएं। मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, मैं व्यक्तिगत तो खुद धर्मेंद्र का फैन हूँ, लेकिन बीकानेर की जनता के लिए जो वादे किए हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमारे समाज के लिए इतने वो दे सकते हैं, तो हमें सांसद कोटे से आज भी उनका पत्थर हमारे समाज के सामुदायिक भवन में लगा हुआ है। तो मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करके सबसे ज्यादा ये चाहता हूँ कि समाज का, चाहे किसी समाज का हो, कि वो कैसे आगे आए। उसके लिए सबसे पहले चीज है कि समाज में वो व्यक्ति अपना कोई भी जुड़ा हुआ है। काफी हमारे मुस्लिम समाज से भी, अल्पसंख्यक समाज से है, ठीक है, उनकी समस्याएं अनेक है, ठीक है, लेकिन कोई उन मुद्दों पे साल भर या 2 साल बात नहीं करता है तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा होती है कि क्यों ना हम अपने समाज के लिए, क्या सिर्फ हम चुनाव के टाइम इस समाज के पास जाएं। तो मुझे दर्द तो होता है, लेकिन मैं दर्द पीड़ा है तो व्यक्तिगत तो किसी को बता सकता हूँ, लेकिन वहां तक जब पहुंचते हैं, कई बार उठाए भी मैंने इन मुद्दों को, ठीक बात, जो हमारे बीकानेर समाज की मीटिंग हुई उसमें भी, लेकिन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या है कि उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब तक हम उसको नहीं देंगे पूरे समाज के लिए, तो समाज हमारे को उसी नजर से देखेगा। बिल्कुल, कि अगर हम समाज का चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे गुरु समझिए आप, चाहे राजनीति के, उनकी जो मैं आज लोग मुझे कहते हैं काफी लोग कि आप डूडी साहब के वो ये हो वो काम है, मैं कहा देखो मैंने आज तक उनको व्यक्तिगत काम मेरा लेकर के नहीं गया हूँ। मैं जो उनकी काम करने की स्टाइल है जी, और या जो वो काम करते हैं, आज भगवान से फिर प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे, सही है। और ऐसे आदमी, मैं कहता हूँ कि आप, कई लोगों ने कहा कि आप ये दुआ चादर करते हैं, चढ़ाते हैं, मैं कहा ये मेरा मकसद नहीं है, आप डूडी साहब से व्यक्तिगत मिलिए। मैं आपको आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने उनसे अभी जब ये चुनाव चल रहे थे पंचायत के, तो मैंने उनसे अकेले में बैठे थे, ऊपर प्रमुख का चयन होना था जी, बिल्कुल। मैंने कहा साहब एक काम करना है आपको, ये आपके होता ना मान जी का क्या कहते हैं उनको, वो करवाना था पाठ, सुंदरकांड करवाना है जी जी। कि कैसे, ये तेरे दिमाग में कैसे है? अच्छा। तो मैंने कहा साहब दरगाह तो मैं चलता ही हूँ, आप मेरे साथ चले हैं, लेकिन आप सुंदरकांड करवाना है आपको, और ये सत्य पे होता है शायद, खुले में, तो आपको ये करना है। तो कहते रहो क्या पता, कि मेरे को तो पता नहीं कैसे होता। डूडी साहब के ये शब्द थे, तो मतलब उनके प्रति जो लोग कुछ ये कहते हैं कि धार्मिक के बारे में, तो जब उनको अपने धर्म का भी, मैंने कहा ये मैं करूंगा, बिल्कुल, मैं पंडित जी हमारे जो भी है उनसे पूछ के मैं करूंगा, रमजान करे मैं करूँ, एक ही बात है। तो मैंने कहा सर लोग जो भावनाएं करते हैं, मैंने उनको कहा साथ वालों को, आप जो सोच रखते हो वो डूडी साहब की सोच नहीं है। मैं कोई व्यक्तिगत उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, उनके जो अंदर दूर की पीड़ा है, हर गांव वाले से देखता था, उनसे मिलने की क्षमता है, सीधी बात करने की, अफसर से लड़ने की क्षमता है, वो भी निस्वार्थ। आजकल तो लोग सबसे पहले सोचते हैं कि इससे क्या मिलेगा क्या, या पैसा। नहीं, सिर्फ ये नहीं सोचते रमजान जी, ये भी सोचते हैं कि सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, वो भी अपना हित क्या है इसमें, लेकिन अपना हित नहीं सोच के इसका काम होना चाहिए। भाई अपने को जो समाज में जो चुनते हैं वो इस दिशा से चुनते हैं या इस नजरिए से चुनते हैं कि ये हमारे काम आए, और अगर हम ही उनको यूज करने लग जाएं तो मैं उसको समझता हूँ कि समाज का विकास फिर नहीं हो पाता है। अगर अपने को समाज का विकास करना है तो निस्वार्थ भावना के साथ, दिल से, ईमानदारी से आप काम करिए, आपको सब जगह सहयोग मिलेगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने जो भी है, गुरु है, समाज है, उन लोगों के साथ मिल बैठ करके बात करके उस मसले को हल कीजिए। एक मुद्दा और आता है रमजान जी, जनरली जब भी बात होती है और माइनॉरिटी की बात होती है, तो क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा जो भी आपका किरदार बनता है वो इस तरह से है कि आप राजनीति में रहते जरूर है, लेकिन आप समाज के लिए राजनीति में रहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ये होता है कि माइनॉरिटी का राजनीति में हमेशा ये समझ लो कि यूज ही यूज हुआ है, उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो इसकी वजह आप राजनीतिक सत्ताओं को मानते हैं या कि माइनॉरिटी समाज के उन लीडर्स को मानते हैं जिन्हें समाज ने काम करने का अवसर दिया? क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप
चूंकि माइनॉरिटी से आते हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी कई बार दर्द होता होगा कि मेरे साथ 4 लोग ऐसे और जो नामचीन लोग हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय में ही सक्रिय होते हैं, वो अगर खड़े होते तो आज मेरे समाज की ये दशा नहीं होती। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा नहीं है, उनके पास जागृति नहीं है, वरना वो भी बहुत, उनको योजनाओं की जानकारी नहीं है सरकारी। मैंने पता चला मेरे को कि आपने दिव्यांगों को लेकर के कुछ ऐसी योजनाओं का पता लगाया जिनकी जो वास्तव में जो लाभार्थी थे उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा था। तो कई बार आपके अंदर ये भी दर्द होता होगा कि ये लोग जो माइनॉरिटी समाज की राजनीति करते हैं और सिर्फ चुनाव में एक्टिव होते हैं, टिकट पाने के लिए, ऐसा करने के लिए, वो करने के लिए, वो अगर 12 मास सक्रिय रहते तो समाज की ये दशा नहीं होती। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि सरकार या राजनीति में जो भी हमारे ऊंचे हैं, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे पहले उनका किरदार तो देखते ही हैं। उस किरदार का ही आगे बढ़ पाना जी, उसको ही आगे पदोन्नति मिलती है जी जी जी। अच्छा, और पद जो होता है, अब कुछ लोग होते हैं बायोडेटाज या सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए काम करते हैं, वास्तविकता उसमें नहीं होती है जी जी। अगर आपको धरातल पे काम कर रहे हैं तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर हमारे समाज के जो बड़े लीडर्स हैं, अगर वो हमेशा एक्टिव रहे हैं, समाज की जो विभिन्न समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने समाज में हर साल, हर महीने, 2 महीने, 4 महीने से समाज की समस्याएं क्या है उनको लेकर के कभी बैठक करें, उनके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, या सरकार से हमें इसमें इनकी क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या हम इसको आगे और क्या बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि आज कोई पुलिस का काम पड़ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटा मोटे काम हो गए, उनको सल्टा दिया और मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये कोई राजनीति नहीं होती है। राजनीति ये सदैव रौब नीति है, राजनीति नहीं, वो तो रौब नीति, सदैव संवेदनशील और जागरूक रह करके, जी बिल्कुल बिल्कुल, और समाज को एक्टिव रख के। अब अगर हम एक्टिव नहीं हुए, इंजन एक्टिव नहीं है, तो डिब्बे पीछे नहीं चलेंगे। जी जी जी। सबसे पहले इंजन होना चाहिए और उसका ड्राइवर सबसे बड़ा सही होना चाहिए, जो हमें मंजिल पे पहुंचाए। क्या आपको लगता है कि वो ड्राइवर कहीं नहीं कहीं चूक रहा है, ड्राइवर मिल नहीं रहा है? चूक में सबसे बड़ी मेरी सोच ये है, मैंने देखा है कि जो लोग स्वार्थ अगर नीति नहीं छोड़ेंगे तो वो राजनीति में ऊपर नहीं आ पाएंगे, ना समाज को ला पाएंगे। सबसे पहले स्वार्थ नीति को छोड़ना होगा और समाज के काम करने होंगे। तो जब हमारा समाज सबसे बड़ा होता है, समाज माई बाप होता है, जैसे पुराने हमारे बुजुर्ग कहते थे, तो समाज के बिना हम कुछ नहीं है। बिल्कुल, अकेला आदमी, आपने सही बात का चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। तो मैं थोड़ी सी एलर्जी करता हूँ, लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं होता हूँ कभी भी। हम कर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है। हम का जो भाव है, आपका चाहे रोल विभाग कितना भी उसमें, चाहे मेरा कितना भी, वो नहीं, हम जो मिल करके करेंगे काम। तो उसी भावना से अगर हम सब मिल करके अगर समाज को आगे बढ़ाएंगे, और मैं माइनॉरिटी के हमारे समाज में जो लीडर्स हैं, तो उनको जब मौका मिला है, उन्होंने कुछ काम किए हैं, प्रत्येक समाज के लिए किए, लेकिन वो मौका या पद, मेरी सोच थी कि हमें अगर मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे जी। लेकिन मैं जो करना होता है वो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे राजनीति में। तो उसके लिए ऊपर वाला भी सहयोग देगा हमें उम्मीद है। वो उम्मीद की किरण जिस दिन हमारे हाथ में होगी, या कुछ पद भी होगा, हमारे साथ कुछ जुड़े युवा, जैसे हम आपको नाम बताऊं, जावेद पड़ियार, जो हमारे संगठन से जुड़ करके शुरू से चुनाव लड़े लगातार। मैं चुनाव में लड़ने में या पद में इसमें विश्वास नहीं करके काम आज भी करते हैं और करेंगे। और फिर भी हम यही कहना चाहूँगा समाज के हित में कि राजनीति का जो भी लाभ मिलता है वो सबसे पहले समाज को दिलाए। समाज के काम क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, जब तक हम उनको जागृत नहीं करके उनकी चीज़ों को नहीं बताएंगे ना, जब तक नहीं होगा। छोटे बड़े काम चाहे पार्षद के होते हैं, चाहे वो तो उन लेवल में कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ी योजनाओं को ला करके आप अपना समय देना पड़ेगा। मैं आपको बता, आपका कहने का मतलब है कि जो पहली पंक्ति के जो लीडर है या दूसरी पंक्ति के जो लीडर है माइनॉरिटी के, वो उदासीन हैं। वो अगर उदासीन नहीं हो तो इतनी सरकार की योजनाएं हैं जो अगर लास्ट तक पहुंचे, मतलब टेल एंड तक पहुंचे, जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, वहां तक इन योजनाओं का अगर सही तरीके से लाभ पहुंचे। आपके जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बार कहा था कि हम तो 1 रुपया ऊपर से बेचते हैं, आप तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जाते हैं। उन्होंने बहुत अलग अर्थों में उनको बताया था। तो वही बात मुझे लगता है कि वही प्रेरणा आपको मिली कि मैं वो जो 1 रुपया जो समाज के लिए पहुंचता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो 1 रुपया पूरा का पूरा समाज के उस वंचित वर्ग तक पहुंचे, उस लाभार्थी तक पहुंचे जिसके लिए वो बना है। तो मुझे लगता है कि अगर वो
पहला और दूसरा जो नेताओं का वर्ग है, जो चुनाव के समय दिखते हैं या बयानों में ही रहते हैं, वो अगर वास्तव में ग्रास रूट पर आकर के समाज के लिए काम करे तो माइनॉरिटी के लिए ही नहीं, पूरे देश में हर समाज के लिए कोई ना कोई ऐसी अच्छी योजनाएं हैं जिससे उनका जीवन स्तर उठ सकता है। बिल्कुल, बेशक उठ सकता है। इसके लिए जरूरत वही चीज की, वही सोच की है। अब जैसे आपने कहा कि वो सही बात कई बार आदमी कहता है ना जी, तो वो बुरा भी लगता है, बुरा भी लगता है। सही सच बोल करके कहीं दुश्मन भी बन जाते हैं। हाँ, वो जब उन्होंने आजकल राजनीति में जो हो रहा है जी, जैसे आज ही जी हमारे खड़गे जी ने कहा कि कुछ योजनाएं जो पूरी नहीं होती वादे नहीं करे। हकीकत में तो ये सही कहा है, बिल्कुल। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी वादे किए थे, पूरे बड़े बड़े वादे, उनको फिर जुमला बता के हटा दिया गया। बिल्कुल सही। तो फिर मैं राजनीति पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो एक चलो मौका पाने के लिए, जब तक मौका परस्त राजनीति में आएंगे, जब तक देश के हालात में बिल्कुल सुधार नहीं होगा। जो राजीव जी की जो नीति थी, मैं उनसे इतना प्रभावित था, और जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 400 से ऊपर सीटें लाए थे, वो चाहे जैसा कानून बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी चीज ना सोची, ना समझी, ना किया। सिर्फ एक ही बात, गरीब का, किसान का, हर वर्ग को, वंचित वर्ग का जो भी, वंचित वर्ग जो भी है, तो उनकी सोच के साथ साथ सोच वही दिमाग में आती है आज भी। बिल्कुल सही बात है। तो ठेस जो लगती वही है आज भी, कि स्वार्थ या कुछ अपने, उसको जब तक हम कम नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, चाहे वो नीचे स्तर की राजनीति हो, समाज स्तर से लेकर देश हित की राजनीति हो, कुछ उसमें बदलाव जब भी आएगा, उस बदलाव के लिए जनता का सहयोग तो जरूरी है ही, समाज जिसमें शामिल है। बिना समाज के हम कुछ नहीं कर सकते। समाज चाहे किसी भी समाज का हो, सब अपने समाज के प्रति अगर जागरूक होकर के इस तरह के काम करें, राजनीति का जो भी बेनिफिट्स है, सिर्फ ये नहीं कि आज हमने कोई मुद्दा या ऐसा बयान दे दिया या ऐसा एक प्रोग्राम कर दिया, आज मीडिया में तो हाईलाइट हो गए, कल के बाद उसके रिएक्शन क्या होंगे, आगे की जो असर क्या होगा, सोच समझ करके अगर बोलना, लिखना, सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट्स भी करना, सोशल मीडिया पे आजकल भारी पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सोच समझ करके अगर हम पॉलिटिक्स भी करेंगे अच्छी सोच के साथ, तो हमारा समाज अच्छा बढ़ेगा। और युवाओं को मैं एक आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि आप उसी सोच समझ के साथ अपनी जो भी कुछ बुरी आदतें हैं उनको त्यागे, और समाज हित में कुछ समय ऐसा निकाले, चाहे 2 घंटे निकाले। वैसे तो हम 24 घंटे में सोने का समय अलग है, खाने का 2 घंटे भी निकाले। मैं काम करता था, सर्विस करता था, नौकरी, तो 2 घंटे शाम को निकालता था, ये काम करना है। तो अगर जब तक हमारे अंदर ललक नहीं होगी, और जब उस लालियत बिना हम समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपने तो खूब संघर्ष किया, जैसे कि आपके साथ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि आपने पढ़ाई 10वीं करने के बाद में, शायद 10वीं या 12वीं करने के बाद में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, और छोटा मोटा काम करके, चूँकि आपको लग रहा था कि मेरे घर की जिम्मेदारी है मेरी, तो वो भी किया। तो वो जो घर के काम करते हुए बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि घर की जिम्मेदारी संभालूं या समाज की जिम्मेदारी संभालूं, वो उन दोनों में संतुलन कैसे बनाया आपने? संतुलन ऐसे बनाया कि उस टाइम के हालात जो थे, 1985 की बात बता रहा हूँ मैं, जब मैंने 10वीं पास करके ही पढ़ाई को एकदम पूरा त्याग दिया, ठीक है, जबकि मेरी इच्छाएं बहुत थी। उस समय पढ़ना चाह रहा था, तो घर के जो आर्थिक हालात थे, तो मेरे फादर मजदूर थे, तो मैं उस चीज को जो मैंने समय निकाला है, मेरी माँ ने कैसे पढ़ाया मेरे को, मैं इतना तकलीफ देख करके आज भी किसी को देखता हूँ तो इसके पीछे की कहानी सोचने लग जाता हूँ कि ये इतना तकलीफ में तो इसके क्या होगी। उस दृश्य मेरे को याद करके मैं काम करता हूँ, ठीक है, कि आज उसके साथ क्या बीत रही होगी, आज वो भी बिल्कुल क्या चीज होगी। तो मैंने तो उस समय को देखा है, मैं अब क्या बताऊँ उस चीज को, लेकिन उस टाइम से मैंने सिर्फ मात्र 150 रुपये महीने में नौकरी लग के और चप्पल जूतों की दुकान में काम किया, ठीक है, और धीरे धीरे 400 रुपये हुए तो और खुशी हुई। उसके बाद आगे पढ़ा हुआ है तो शादी का भार बढ़ गया, ठीक है, फिर 1000 रुपये महीना समय के साथ साथ मिला, ठीक है, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना काम करूंगा, अपना काम भी किया। अनुभव नहीं होने की वजह से मैंने उसमें लॉस भी खाया, ठीक है, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, फिर 10 साल मैंने फिर सर्विस की, ठीक है, जूतों की दुकान में, ठीक है, और फिर मैंने उससे बड़ा काम किया जी, अपना खुद का। आज 2006 से लेकर के अपना काम कर रहा हूँ। इसमें से आप समाज के लिए समय, उसके लिए भी समय जब भी मिलता था, पहला दौर यही रहता था, रात को सुबह क्या करना है जी, आज दिन में जिसने कोई काम बता दिया सुबह क्या करना है, इसको लेकर लक्ष्य चलता था, ठीक है, कि मेरे को ये काम करना है, मैं माइंड में लिख लेता था। और यही वजह थी कि आपको 8 बार समाज का काम छोड़ के घर का जी, ये काम पहले करना है। यही वजह थी कि आपको समाज का वो कोई अध्यक्ष बार बार बनाने का ये कारण। लेकिन
ईश्वर की, अल्लाह ताला की मर्जी है कि आज हमारे बीच में इतने बुजुर्ग थे जो मेरे साथ, जी। मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ। हाँ, उनका विश्वास आपको मिला। वो उनका विश्वास तो था ही, जी। ये मालिक की देन होती है। कई बार कहते हैं ना कि उम्र से तजुर्बा नहीं मिलता, तजुर्बा रियलिटी से काम करने पे मिलता है। तो उन्होंने मेरे अनुभव का काम में लिया, तो उन्होंने भी सहयोग देते थे, वो हर तरीके से तन मन धन से साथ देते थे। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो युवा हमारे साथ है, मैं उनको इसी गाइडलाइंस करता हूँ कि आप इस तरह से काम कीजिए, और आप मैं कैसे किया वैसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बनना है तो टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि हम आ गए छप गए हो गया, ये नहीं। आपने सामूहिक विवाह का एक बहुत बड़ा एक जो ऐसा काम किया जो एक तरह से परिवर्तन था, बदलाव था, खर्चीली शादियां एक दौर था, उसमें से आपने निकाल करके समाज को कहा कि नहीं सामूहिक विवाह करेंगे। और उसके बाद में बहुत सारे समाज, माइनॉरिटी के भी बहुत सारे समाज, काफ़ी समाज ने ये करना। क्या आपका कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा ड्रीम है कि जितने भी ये शादियाँ जो अलग अलग होती है माइनॉरिटी समाज की, अपने बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं कि भाई माइनॉरिटी समाज की बात करें, बीकानेर की बात करें, तो कहीं ऐसी कोई आपकी प्लानिंग है कि ये सभी एक साथ इस तरह का सामूहिक विवाह हो, पूरी माइनॉरिटी का, कोई ऐसा कोई सपना? बहुत अच्छी बात कही। मैंने आज से 8-10 साल पहले एक और भी से ऊपर सपना सोचा था जी। क्यों ना हमारे बीकानेर में एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी चारों समाज का एक सामूहिक विवाह सम्मेलन हो। क्योंकि अभी तक ये सब जातियों में ही है, जातियों समुदायों में। बिल्कुल। वैसे तो हर समाज अपना 10 से 20 साल पहले ही करने शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छा। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बीकानेर में एक ही सभा होता था, पुष्करना ओलंपिक नाम से, बिल्कुल ओलंपिक था। लेकिन उसी की परिणति पे आज सारे लोग उसी पे पथ पे चलते हुए आज अनेक समाज ने बिल्कुल करने इसको शुरू किया है। और इसको सामूहिक विवाह एक मंडप एक छत के नीचे मान भी मान लिया। उसमें सरकार ने भी सबसे पहले समाज का इसमें आर्थिक विकास होता है। बिल्कुल। आर्थिक विकास से फिर आगे बढ़ेगा समाज। तो मेरी ये सोच थी कि क्यों न मुस्लिम समाज ही नहीं जी, मुस्लिम समाज में तो काफ़ी समाज, जैसे क्या होता है कि जो समाज की इसमें सामाजिक एकता तो बढ़ती है। बिल्कुल। उस समाज में जितने भी सम्मेलन होते रहे हैं जी जी जी, अभी भी इसी 10 तारीख को शायद लवार समाज का सामूहिक सम्मेलन है। तो उस समाज के सम्मेलन यही हमें प्रेरणा देते हैं कि सबसे पहले खर्चीला कम हो। लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें एक कंपटीशन चल रहा है समाज में भी जी जी, वही इसमें बाधा बन रहा है कि उसने शादी आज लालगढ़ पैलेस में की, वो रेस जो हो रही वो रेस है ना, वो खत्म करे समाज। बिल्कुल। तो उसमें भी चाहे पैसे वाला हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, एक ही पंक्ति में खड़े होकर के एक साथ शादी करेगा। अगर पैसे वाला कम खर्चे में करेगा वो तो कर सकता है 10 गुना पैसे से, क्योंकि पैसा है। जी जी। फिर उस गरीब को ये डर लगता है कि मैं उसको बुलाऊंगा तो कैसा खिलाऊंगा, तो वो क्या करता है कि अलग शादी जो कर रहा है उसको खिलाने के चक्कर में या भवन बढ़ा लेता है, फिर वो कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। तो हमने तो देखा उन परिवारों को, उसको ही देखते हुए कि ये कैसे पापड़ बट के मजदूरी का काम करके फिर कर्जा उतारते हैं। जी, जी। खाना सिर्फ मैं ये कहूँगा ये शादी एक दिन की होती है। बिल्कुल। सड़क भड़क जो भी होती है, वो कर्ज जो है ना, वो कई दिन तक वो चाहे बच्ची हो या उसके परिवार वाले हो चुकाते रहते हैं। उसको खत्म करने के उद्देश्य से 2001 में हमने ये तय किया कि हम सिर्फ 5,000 रुपये लेंगे आपकी बच्ची का, अगर और लगेगा तो हम लगाएंगे, बच गया तो आपको दे देंगे। सही बात है। तो उस टाइम पे जो ये हमने निर्णय लिया था, आज मैं कहना चाहूँगा कि 2023-24 में हमने जून में किया, 23 जून को, तो उसमें 10 गुना खर्चा बढ़ गया। महंगाई इतनी हो गई है कि हमने 50-50 रुपये लेने पड़े। जोड़े 21 थे, जब 12 जोड़े थे हमने 5,000 में सलटाया था। वही समाज, मानता हूँ कि जनसंख्या बढ़ी है बीकानेर के अलावा भी, हमारे ये भी नहीं, उसमें हमारे अनेक समाज के लोग जो है शरीक होते हैं, उसमें हमारा एक बीकानेर का भाईचारा भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म भी है कि एक दूसरे की जो देख करके जब सीख जब ली जाती है। मतलब कभी आपकी एक इच्छा है कि सभी समाज का, सर्व समाज का एक बहुत बड़ा, मेरी काफ़ी टाइम से ये एक इच्छा ये है। दूसरी जो मेरी एक योजना है, मैंने डूडी साहब से भी बात की और अन्य जो हमारे समाज के हैं उनसे भी कही, लेकिन सब अपने धंधे में व्यस्त है। मैं इतना सक्षम होऊंगा, मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हिम्मत दे, बाकी सब रास्ता तू देगा, कोई माध्यम बनेगा। तो मेरे जो एक दिमाग में इच्छा है कि अनाथ बच्चे जो हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है संस्थान बना हुआ जो उन गरीब परिवारों के खाने पीने का, वो भी 30 त्योहार या उनकी क्या दशा होती है, इनको खाना नहीं मिल पाता है, उनके लिए रहने के लिए। और मैं अपने, चाहे ये संस्था हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो किसी के माध्यम से ही मैं इस संस्था के एक जमीन सरकार से भी कहूँगा कि हमें ऐसी सरकार उपलब्ध कराए जो सरकारी योजनाएं हैं। तो हमारी टीम या हम संस्था बना करके ऐसे अनाथ बच्चों के लिए हम काम करना चाहते हैं दिल से।
सहयोग लेने के लिए हमें काफ़ी सब लोग तैयार हैं, लेकिन हम बिना प्लेटफॉर्म के मैं आगे किसी से आगे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। पहले हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे तो फिर उस पर गाड़ी को चलाएंगे। रमजान जी, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कहा कि सक्षम होना जो होता है व्यक्ति, जो हिम्मत ईश्वर से आपने मांगी, खुदा से आपने एक हिम्मत मांगी है, तो ये हिम्मत आएगी कैसे? क्योंकि राजनीति में तो जब तक पद नहीं मिलेगा तब तक लोग आपको प्रतिष्ठा नहीं देंगे। आप रमजान जी हैं, रमजान जी रंगरेज हैं, रंगरेज समाज के अध्यक्ष हैं, काम करते तो लोग सहयोग करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक में पावर जो होता है और वो जब तक नहीं मिलता तब तक आपको भी कई बार लगता होगा, और जहाँ तक मेरी सूचनाएं हैं कई बार आप पावर लेने के बहुत पास से रह गए हैं। अशोक जी गहलोत का, रामेश्वर जी डूडी का आप पर वरदस्त था, और बहुत सारे ऐसे पावर सेंटर थे जिन कुर्सियों पे आप बैठते बैठते रह गए। तो क्या आपका कोई ड्रीम है राजनीति में, चुनाव के माध्यम से या और किसी भी माध्यम से, कोई ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ ये ऐसा हो जाए, इतना अनुकूलन हो जाए, इतना मेरे पक्ष में कुछ हो जाए तो मैं समाज में कुछ और कर सकता हूँ? आपका सपना क्या है? सपना समाज के प्रति तो जो विकास का रहा है, ये माध्यम जो राजनीति का काम है, बिना पद के राजनीति में कोई भला नहीं कर सकता। इस बात को मैं मानता हूँ। जी, एक पावर नहीं होता, पावर नहीं होता। उसके लिए मुझे डूडी साहब ने कई बार आग्रह किया जी कि आप छोड़ दीजिए ये, इसमें आइए। फिर मैंने कहा मैं समाज को, ये जो जमीन पे हमारे जो आदमी सक्रिय राजनीति में आने के लिए कहा जी, तो मैंने उनको यही कहा कि मैं इनसे फिर जुड़ाव नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, पहले इनका भला हो जाए। जिस दिन अगर नसीब जिसको कहते हैं जी, ये मिलता नसीब से ही है। अगर सोच हमारी सही है तो हमें कोई रोक नहीं सकता हमारे सपनों को साकार करने से। जी जी जी। अगर सोच ही हमारी गलत होगी तो हमें आज नहीं कभी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। मैं चाहे फिर भी ईश्वर से भी एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे स्वास्थ्य सही रखा तो जो मेरे सपने हैं, लोग कहते हैं कि पूछते नहीं है, तो मेरी पहचान कुछ नहीं थी, मेरे को कौन जानता था। बिल्कुल, मेरा माध्यम ही समाज रहा है, ये स्वीकार। और ये काम जो है ना वही रहा, तो मैं इसको समझता हूँ कि मेरी इतनी पहचान ही बहुत है। सही है। काम की बात रही तो काम स्वार्थ के लिए काफी लोग आए राजनीति में, जिन्होंने शायद चाहे आर्थिक भी कमाया हो, कमाई जो हमेशा समाज की है ना, अगर ये साथ रही और हमारे माता पिता की अगर दुआएं रही जो हमने किया और जनता का सहयोग रहा, तो ईश्वर आगे हमें वो पथ प्रदर्शन रास्ता मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा जरूर एक दिन फिर यही हम काम करने की जो सामाजिक रीति है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। माध्यम प्लेटफॉर्म राजनीति होगा। अब आगे का समय जो है वो किससे क्या करवाएगा मुझे कल का भी पता नहीं है, लेकिन कई बार हमें अभी भी परिवार से कल ही पूछा, रामा श्यामा करने गए थे कि आपके पास पद है क्या? जी जी जी। तो उनके भतीजों से मैं इतना संपर्क में नहीं था, डूडी साहब के लड़के से इतना नहीं था, सुशीला जी से इतना नहीं था, तो उन्होंने मेरे से जब परिचित होकर के बातचीत की, मैं तो डूडी साहब से मिलता, मेरा काम करके निकल जाता था। लेकिन उनको जब बताई, उनको वैसे पता है कि आप इतने साल से जुड़े आते जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर फिर माध्यम मिलेगा मुझे ये पूरा विश्वास है कि रास्ता वही देगा। जब जिस दिन भी थोड़ी सी रोशनी नजर आई, तो बदलाव कब क्या उसको करवा दे ईश्वर का कोई पता नहीं है। तो मैं ये सोच रखता हूँ कि अगर मुझे माध्यम मिला, राजनीति का पद मिला, तो मैं ज़रूर किसी भी वर्ग की बिना भेदभाव के, फिर हमारे जो बीकानेर की पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी बीकानेर तो इतिहास है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह और भगवान की कृपा से ऐसा ही रहेगा। ये कई बार ऐसे मौके आए हैं, तो हमने हमारे बीकानेर को बीकानेर का सद्भाव हमेशा, तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों परिवार से एक बार बीकानेर का सामूहिक शादी करना, अनाथ बच्चों के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना, जो सरकार की योजनाएं क्या क्या मिल सकती है, बस जरूर थोड़ी सी है जो मुझे वो हिम्मत और मिल जाएगी। जी। अगर 2-4 लोग और साथ हो जाएंगे तो फिर मैं पीछे मुड़ने का मौका मालिक ने चाहा तो नहीं मिलेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ लोयन एक्सप्रेस का कि जिन्होंने आज मुझे अपने विचार प्रकट करने का, समाज और राजनीति का जो सामंजस्य बैठा करके किया है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। अरे बिल्कुल रमजान जी, ये रमजान जी रंगरेज जिन्होंने अपनी बात कही, ये चाहते हैं कि एक अवसर मिले, पावर मिले, लेकिन सब बात नसीब पर छोड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि नसीब पर उतना ही छोड़ते हैं जितना नसीब दे सकता है। अपना लक्ष्य नहीं भूले हैं, इन्हें पता है राजनीति के माध्यम से इनको समाज का विकास करना है, और ऐसे लोग बिरले होते हैं। हमारा ये जो चेंज मेकर
जो कार्यक्रम है उसमें हम इसी तरह से, इस तरह के लोगों से ही आपको हमेशा मिलवाएंगे। रमजान जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।